हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से मन लगा के मेहनत से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से करिएगा। पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्लास कैसी लगती है मुझे वो भी कमेंट करिएगा और अपना प्यारा सा सपोर्ट देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर जो फ्रेंड्स नए हो प्लीज़ चैनल पे वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फूड प्रिजर्वेशन और स्टोरेज का, कि हम अपनी खाद्य वस्तुओं का संरक्षण और जो है संग्रह कैसे करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी क्या मोस्टली पूछ ही लिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप लोग को पता ही चला है, खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह हम लोग पढ़ने वाले हैं। फूड प्रिजर्वेशन और उनका स्टोरेज हम कैसे करते हैं भोज्य पदार्थों का, ठीक है। देखिए, भोज्य पदार्थों के मूल आकार, स्वाद, रंग, आकृति में कोई परिवर्तन न करके इनके पोषण मूल्य को यथारूप दीर्घ काल तक संरक्षित करने की विधियां ही क्या कहलाती हैं, खाद्य परिरक्षण कहलाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि खाद्य संग्रह, ठीक है। मतलब हम उनके रंग में, आकार में, स्वाद में और आकृति में बिना कोई परिवर्तन करे और उनका पोषण मूल्य, न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसा है उनको उसी रूप में लंबे समय तक सुरक्षित करने की विधि ही क्या कहलाती है, वो फूड प्रिजर्वेशन कहलाती है। ओके, देखिए, दूसरे रूप में, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि दीर्घ काल तक बिना उसकी गुणवत्ता व पौष्टिकता को खराब हुए या कम किए हुए बिना संग्रहित कर रखा जाता है, उसे खाद्य संग्रह या परिरक्षण कहते हैं। देखो, इसमें भी उसका कहने का मतलब यही है कि जो भी फूड प्रोडक्ट हैं उसकी गुणवत्ता और उसकी पौष्टिकता को खराब ना होने देना है, ठीक है, और लंबे समय तक जब खराब भी नहीं होने देना है और कम भी नहीं होने देना है, और उसी रूप में उसको संग्रह करना ही क्या कहलाता है, खाद्य संग्रह कहलाता है, ठीक है। इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं फ्रेंड्स, ये सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से ये रहने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना किसके द्वारा हम नष्ट करते हैं, ताप और विकिरण के द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। दूसरा क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि व क्रियाशीलता को रोकना क्या कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व क्रियाशीलता को रोकना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है। ओके, अगला पॉइंट हमारा है तीसरा, भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना, किसमें भरकर, टिन में भरकर या थैली में भरकर। अगला पॉइंट है, भोजन को स्वतः होने वाली क्षति से रोकना है। भोजन में जो विद्यमान या निहित एंजाइम है उनको निष्क्रिय करना जो है क्या कहलाता है, ब्लांचिंग या फिर बॉइलिंग विधि के द्वारा हम इसमें जो विद्यमान एंजाइम्स होते हैं उसको निष्क्रिय करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना, ठीक है। ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। जैसे ये एसेप्सिस पूछा जाता है, एक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना किसके माध्यम से, और भोज्य पदार्थों में विद्यमान या निहित एंजाइमों को निष्क्रिय किस विधि से करते हैं, ये पूछा जाता है। एसेप्सिस पूछा बहुत जाता है कि वायु का उस भोज्य पदार्थ से पूर्ण रूप से हटाना क्या कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है, ठीक है। छान कर, सुखा कर और कम ताप का प्रयोग करके, ठीक है। आगे का हमारा है, इसके भोज्य पदार्थ खराब होने के क्या क्या कारण, भोज्य पदार्थ कैसे खराब होते हैं, उन वो कारण क्या क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप सभी को पता है कि भोजन खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं। कीड़े मकोड़े, चूहे एवं पक्षियों द्वारा जो है भोजन को नष्ट कर दिया जाता है। भोजन का स्वतः नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, पेरिसेबल फूड कहलाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है पेरिसेबल फूड कौन से होते हैं। एंजाइम की सक्रियता के कारण ये क्या होते हैं, शीघ्र ही खराब हो जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन नष्ट कर जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा भोज्य पदार्थों को नष्ट कर दिया जाता है। यांत्रिक व भौतिक कारणों से नष्ट होना,
सही ढंग से कैनिंग एंड पैकिंग ना करना, ठीक है, क्या सही ढंग से कैनिंग और पैकिंग ना करना, क्या इससे भी जो है हमारा जो है भोजन जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम की क्रियाशीलता एवं वायु का ऑक्सीकरण होने के कारण जिससे कटे हुए फल एवं सब्जियों का रंग परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। किसके कारण ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है किस कारण, तो एंजाइम की क्रियाशीलता और वायु के ऑक्सीकरण के कारण कटे हुए आप देखते भी होंगे फल और सब्जियों उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम लोग आलू को काट के बिना पानी में डाले अगर रख देते हैं तो ब्राउन ब्लैक होने लगती है। सेब को देखिए आप, बिना अगर हम कट करके कुछ देर के लिए ऐसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या ब्राउन होने लगता है ना। तो ये किसके कारण होता है, एंजाइम की क्रियाशीलता के कारण और वायु का ऑक्सीकरण होने के कारण होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना, सूक्ष्म जीव द्वारा नष्ट होना के कौन कौन से होते हैं, जैसे जीवाणु के द्वारा और फफूंद के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि जीवाणु के बारे में कि जो है खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक महोदय ने की थी। कब किया था, 1683 ईस्वी में किसकी खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। ऐसे जीवाणु जो भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं उन्हें कितने समूह में बांटा गया है, 4 समूह में बांटा गया है। हम इन चारों समूह को आगे 1 बाय 1 देखते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये चारों समूह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। देखिए साल्मोनेला समूह जो होता है इससे कौन से रोग फैलते हैं, टाइफाइड रोग फैलता है या फिर डायरिया रोग फैल जाता है। और जो बोटुलिज्म समूह के होते हैं उनसे बदबूदार गैस उत्पन्न करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कैनिंग में कैनिंग फूड प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, जहरीला होने लगता है। और जो स्टेफाइलोकोकस होते हैं ये, और क्लास्ट्रीडियम जो है ग्रुप के होते हैं, जो क्लॉस्ट्रीडियम वेलकार्ड होते हैं, या कहीं कहीं पे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म मिलता है आपको, ये कहाँ से, बासी भोजन में मिलता है। और जो क्लॉस्ट्रीडियम ग्रुप के होते हैं ये 30 से 50 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या वृद्धि करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि डायरिया किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो डायरिया किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, हम लोग देख रहे थे अभी कि साल्मोनेला ग्रुप के माध्यम से फैलता है, ठीक है। बोटुलिज्म में क्या होता है, कैनिंग और जो टीन के बर्तन में रखे हुए भोज्य पदार्थ खराब होने लगते हैं तो क्या होता है, उससे बोटुलिज्म हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोटुलिज्म पूछा जाता है और साल्मोनेला बहुत पूछा जाता है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसी में, उसके बाद ये जीवाणु हवा में क्या रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं वायु स्टेफाइलोकोकस, ये मनुष्य के फोड़े फुंसी और घाव तथा नाक के जीवाणु में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं स्टेफाइलोकोकस, मनुष्य के जो फोड़े फुंसी होते हैं, घाव होते हैं और नाक के जीवाणु में पाए जाते हैं, ओके। आगे हम देखते हैं कि फंगस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए भोज्य पदार्थ का तापमान बढ़ने पर क्या होता है, फफूंदी लगती है, इससे भोज्य पदार्थ का स्वाद कैसा होता है, परिवर्तित हो जाता है, ओके। फफूंद के द्वारा माइटोटॉक्सिन विष उत्पन्न होता है, आप देखते भी होंगे ना माइटोटॉक्सिन विष। देखिए जो इसमें अस्परजिलस होता है और पेनिसिलियम के होता है वो क्या होता है, ये फंगस ही होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि अस्परजिलस किस समूह से का होता है, इसमें जो है फंगस है कि बैक्टीरिया है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये अस्परजिलस फंगस है, ठीक है। और जो 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर जो है फंगस की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। वर्ष भर सभी भोज्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें इसलिए हम जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं। पोषण मूल्यों की बढ़ोतरी करने हेतु, आहार में विविधता लाने हेतु, भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए, पोषण स्थिति में सुधार लाना, यात्रा प्रवास के समय भोज्य पदार्थ ताकि आसानी से उपलब्ध हो सकें, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें, विलासिता के रूप में, मतलब यदि हम बिना मौसम की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहें तब भी हम उनको जो है अपने उपलब्ध करा सके, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि खाद्य परिरक्षण की कितनी विधियां होती हैं, इन विधियों को देखते हैं। देखिए जो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड होते हैं वो कितने हैं,
कितनी विधियाँ हैं? 4 विधियाँ हैं, ठीक है। पहली क्या है? आरूढ़ता की विधि, मेथड ऑफ एसेप्सिस। भौतिक विधि, रासायनिक विधि तीसरी है। चौथी क्या है? खमीरीकरण या फिर किण्वीकरण विधि बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए आरोग्यता की जो विधियां होती हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं के क्या करते हैं? प्रवेश को रोकते हैं ये, जैसे वायु का विलोपन, जैसे जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, स्क्वैश और मार्मालेड। जब इनकी पैकिंग करते हैं तो उसमें जो है वायु को जो है अंदर जाने से रोका जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? भौतिक विधियां हैं, मतलब फिजिकल मेथड है। इनमें फिजिकल मेथड में कौन कौन से आते हैं इसको हम देखते हैं ज़रा। ये इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें प्रशीतन विधि है, रेफ्रिजरेशन मेथड। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रेफ्रिजरेशन या फिर कूलिंग प्रोसेस की जाती है। और इसमें जो होता है उसमें अनवांटेड हीट को जो है क्या कहते हैं? रिमूव करते हैं, ठीक है। अगला हमारा देखते हैं इसमें हिमीकरण विधि क्या होती है, फ्रीजिंग मेथड क्या होता है। फ्रीजिंग मेथड जो है इसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि इसमें कम हो जाती है, भोजन सड़ने व खराब होने से बच जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा देखिए फ्रीजिंग में इसमें कुछ पॉइंट्स हैं फ्रीजिंग के। देखिए गहरी हिमीभूत विधि, मतलब डीप फ्रीजिंग, कोल्ड स्टोरेज और चिल्ड स्टोरेज, सोलर स्टोरेज, ठीक है। ये फ्रीजिंग के मेथड है कुछ। देखिए डीप फ्रीजिंग का टेम्परेचर कितना है? -18 टू 40 डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं हम। जो कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक करते हैं। और जो चिल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखते हैं। और जो सोलर टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन के रूप में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं लगभग। देखिए 1 माह तक भोज्य पदार्थ को सुरक्षित हम कितने डिग्री टेम्परेचर पर रख सकते हैं? तो 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर हम अगर किसी फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं तो हम 1 माह तक उस भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। यदि कई माह तक भोजन को सुरक्षित रखते हैं तो सुरक्षित अगर हम रखना चाहते हैं तो 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर हम उसको सुरक्षित रखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन के रूप में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीज़ या पनीर को कितनी डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है? तो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर हम चीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं। 30 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर अंडा, दूध और दही को सुरक्षित रखते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप बार बार ये आप लोग को ध्यान रखना है। और 35 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं जिसे प्याज, आलू, अरवी, शकरकंद को सोलर स्टोरेज के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। किसके माध्यम से? सोलर स्टोरेज के माध्यम से सुरक्षित रखते हैं, ठीक। जो गैस संग्रहकार होता है, मतलब गैस स्टोरेज होता है, उनको हम देखते हैं। भोज्य पदार्थ की प्रकृति के अनुसार जो भोज्य पदार्थ में गैस प्रवाहित करा देते हैं, जिसके कारण भोज्य पदार्थों पर उपस्थित जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और ये गैस कौन सी होती है? CO2 गैस की उपस्थिति में जीवाणु पनप नहीं पाते हैं। तो इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करवाते हैं? CO2, ठीक है। कौन सी गैस प्रवाहित करवाते हैं? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डीप फ्रीजिंग मेथड कौन कौन सा होता है। देखिए डीप फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है? भोज्य पदार्थों को पहले भली भांति हम क्या करते हैं? सुखाते हैं, देन उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, इसलिए इसे डीहाइड्रो फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें भोज्य पदार्थों को पूर्णतः जो है हाइड्रेट नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत ही कुछ मात्रा में हाइड्रेट करके रखते हैं। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? मतलब जल निकालना, या फिर हम उसको बहुत ही कम मात्रा में सुखाते हैं। आगे हमारा पॉइंट है निर्जलीकरण विधि से हम कैसे करते हैं फूड का प्रिजर्व।
इसमें दो विधि यूज़ होती है, एक प्राकृतिक विधि होती है और दूसरा क्या होती है, कृत्रिम विधि यूज़ होती है। जो प्राकृतिक विधि होती है इसमें जो है पदार्थ को धूप में सुखाया जाता है। जैसे पापड़ हम बनाते हैं घर पे तो धूप में ही तो सुखाते हैं, पापड़, बड़ी, चिप्स, मसाले, ये सब किसी प्राकृतिक विधि से सुखाते हैं, ठीक है। और जो कृत्रिम विधि का यूज़ करते हैं वो व्यापारिक स्तर पर करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी फूड प्रोडक्ट को बड़े अमाउंट पर जो है सुखाना होता है तो हम उसको धूप में नहीं सुखा सकते, इसलिए हम जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं इसको सुखाने के लिए। देखिए, इस विधि का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, जैसे स्प्रे के माध्यम से, रोलर और ड्रम के माध्यम से जो है फूड प्रोडक्टों को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं। कृत्रिम विधियों के द्वारा निर्जलीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है फोम मैट ड्राइंग मेथड और दूसरा होता है यूज्ड बाय शुगर और साल्ट। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो फोम मैट ड्राइंग मेथड होता है इसको हिंदी में कहते हैं झाग शुष्क चटाई विधि और यूज्ड बाय शुगर एंड साल्ट, शक्कर एवं नमक के प्रयोग के द्वारा भी हम निर्जलीकरण करते हैं। देखिए, यहाँ अगला पॉइंट है, किसी भोज्य पदार्थ में नमक डालने पर ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ये पूछा जाता है कि अगर नमक डालते हैं किसी भोज्य पदार्थ में तो कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम कौन सी विधि कहते हैं, रसाकर्षण विधि भी कहते हैं। नमक डालने पर भोज्य पदार्थ में विद्यमान पानी या रस निकलकर बाहर आ जाता है, जिसके कारण पदार्थ क्या होता है, हाइड्रेट हो जाता है। आप लोग देखते भी होंगे, अगर हम किसी फूड प्रोडक्ट से, जैसे करेले आप लोग बनाते होंगे तो करेले में देखो किसी किसी को तीखापन नहीं पसंद होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कड़वाहट को निकालने के लिए काट कर करेले को उसमें नमक मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो करेले से पानी जो है बाहर निकलने लगता है। उसके बाद हम बनाते हैं तो वो उसका तीखापन जो होता है कम हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस एक हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो पानी होता है वो निकल जाता है तो उसका कड़वाहट जो है कम हो जाता है। ओके, आगे हम देखते हैं कि नमक के द्वारा भोज्य पदार्थों को परिरक्षण करने हेतु कितने प्रतिशत नमक का प्रयोग करते हैं हम, 15 से 20% जो है नमक का यूज़ होता है, ठीक है। शक्कर के माध्यम से अगर हम भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व कर रहे हैं तो कितने प्रतिशत शक्कर का प्रयोग करेंगे, 60 से 70% जो है शक्कर का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है झाग चटाई शुष्करण मेथड। इसमें जो है, इस विधि में ग्लिसरॉल जो है, अंडा और मोनोस्टोरेज, इन तीनों का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों में क्या करते हैं, हम झाग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण चीज़ें हल्की हो जाती हैं, तब वह खाद्य पदार्थ आसानी से सूख जाते हैं, ठीक है। उच्च ताप का प्रयोग करके कैसे हम करते हैं, इस विधि द्वारा एंजाइम की सक्रियता बिल्कुल ही नष्ट या मंद हो जाती है, जिसके कारण हम भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं पाश्चराइजेशन। ये पाश्चराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, कौन से मेथड द्वारा फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, HT क्या होता है, है ना, शॉर्ट टेम्परेचर शॉर्ट टाइम क्या होता है, ये सब यहाँ से पूछा जाता है। तो टाइप ऑफ पाश्चराइजेशन हम देखते हैं कि इसके कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर हम कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, हम कोई भी फूड प्रोडक्ट होता है उसको 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, LTHT, मतलब लो टेम्परेचर हाई टाइम, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, LTHT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये किससे संबंधित होता है, ये LTHT पाश्चराइजेशन से संबंधित है ना, मतलब लो टेम्परेचर हाई टाइम। टेम्परेचर इसका लो है लेकिन समय कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, 62 डिग्री सेल्सियस पर हम 30 मिनट के लिए इसको गर्म करते हैं, ठीक है। और जो HTST होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है, वो 72 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर हम कह सकते हैं 162 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर
15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ठीक है, देखिए इसे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दूध को या जो भी कोई खाद्य पदार्थ हम यूज़ कर रहे हैं उसको 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस पर रखकर तुरंत ही क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम कहलाता है। ये दोनों मेथड पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पाश्चराइजेशन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है कि 100 डिग्री सेल्सियस के जो है ताप पर उसमें फूड की क्या करते हैं, हम ब्लांचिंग करते हैं। ठीक है, इस तापक्रम पर फल व सब्जियों को 1 से 3 मिनट तक उबालते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जो है खाद्य पदार्थों के जो सभी एंजाइम होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लांचिंग के माध्यम से उसमें जो फूड, इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लांचिंग के क्या क्या प्रभाव होते हैं। ब्लांचिंग से क्या होते हैं, देखिए जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पदार्थ की संरचना, स्वाद व रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके आगे हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर हम अगर गर्म करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। इससे सभी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस तापक्रम पर जो संरक्षित भोज्य पदार्थ हैं वो सड़ते नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुकर में अगर हम भोज्य पदार्थ को कोई पकाते हैं तो उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।